That is why you wrote this line, Paris would be a wonderful city without the Parisians. ये क्लीशे है लेकिन सच है. Guilt is not a rational emotion. That is the whole point, which is why it's a useless emotion. प्रेगनेंसी सेक्स कैसा होगा तो वो बीथोवन की 5वीं सिम्फनी जो माइल्ड से एकदम लाउड, तो बहुत ही विकेड मेटाफर है. होम इज नथिंग बट टू आर्म्स होल्डिंग यू टाइट व्हेन यू आर एट योर वर्स्ट. कहीं ऐसा रिचुअल भी होता है कि बॉडी को दफनाने के लिए लोग उसके बगल में बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं और फिर पैसे देके जा रहे हैं. ये फिलीपींस का आपने एक रिचुअल लिखा है. सुहाना का हाथ पकड़ के आई विल मेक श्योर कि शी कम्स अक्रॉस वेल, माय बुक कम्स अक्रॉस वेल. ये 4 लड़कियों की कहानी है. एक एक करके सुना देता हूं ताकि आपका लुत्फ बातचीत के आखिर तक बरकरार रहे. ये चारों लड़कियां अपनी अपनी नियति के क्रम में पहुंच जाती हैं पेरिस. एक निकली जलगांव से, पहुंच गई मुंबई, लिखने लगी गॉसिप वाले कॉलम. और एक रोज़ उसकी मुलाकात हुई एक बहुत नामचीन फ्रेंच डायरेक्टर से जो एक कहानी पर काम कर रहे थे कि एक साइंटिस्ट है जिसे एक हिंदुस्तानी भूत से प्यार हो जाता है और इस भूत की खातिर वो डायरेक्टर महाशय पेरिस से चले आए राजस्थान. और फिर उनको चस्का लगा कि उनको एक बहुत ही तंदुरुस्त किस्म की हिंदुस्तानी शादी देखनी है और इसके लिए वो हिंदुस्तान के सबसे रईस परिवार की उदयपुर में होने वाली शादी में पहुंच गए. यहाँ से सिलसिला शुरू होता है जलगांव से मुंबई पहुंची इन देवी जी के पेरिस पहुंचने का. इनका नाम है नीरा. दूसरी लड़की है जो रूस में जूझ रही है अपनी पहचान को लेकर. परिवार है लेकिन परिवार में एक दिन पहचान का, सेक्सुअल पहचान का बड़ा संकट आता है क्योंकि पिता एक मुनादी करके चले जाते हैं और उसके बाद ये लड़की पहुंचती है पेरिस. ख्वाब एक ही है, करनी है मॉडलिंग, लेकिन इसके भीतर का जो उत्पाती बच्चा है वो ज़रूरी वक्त में बाहर आता है. और जब वो बाहर आता है तो इंस्टाग्राम पर एक किस्म की छुटभैया क्रांति शुरू होती है. तीसरा किरदार उन अनगिनत किरदारों की तरह है जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं लेकिन उनका हम कभी नोटिस नहीं लेते हैं. इन्हें हम कभी हेल्प कहते हैं, कभी मेड कहते हैं, कभी वर्कर कहते हैं, कभी लेबर कहते हैं. और जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जिस देश से आयात किए जाते हैं उस देश का नाम है फिलीपींस. और यहीं की एक सहायिका हैं जो पेरिस में फंसी हुई हैं एक क्रूर कुवैती महिला के चंगुल तले. एक चौथी महिला भी है जो महिला के तौर पर पैदा नहीं हुई थी, सेनेगल से जिसका नाता है. पिता विद्वान प्रोफेसर थे लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर एक क्रूर और मिसोजनी से ऊपर से नीचे तक पगे हुए व्यक्ति थे जिन्हें अपनी पत्नी का नृत्य में, संगीत में किसी भी किस्म की रुचि लेना भाता नहीं था. और यहाँ पर भी उस व्यक्ति का पहचान का संकट है. इन सब के नाम हैं, एक का नाम डाशा है, एक का नाम वॉयलेट है, एक का नाम रोजेल है और एक का नाम नीरा है. इन 4 औरतों की कहानी है जो पेरिस में एक दूसरे से मिलती हैं, अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी बदमाशियाँ इन सब से गुजरती हैं, एक दूसरे को पाती हैं, कभी मदद करती हैं, कभी चीट भी करती हैं. और ये सब हो रहा है उस वक्त जब सुर्खियों का सरताज बना हुआ है कोरोना. तो कोविड काल की ये कहानी है, 4 किरदारों का उपन्यास है, अंग्रेज़ी में लिखा गया है. टाइटल है ऑलमोस्ट इनविजिबल इन पेरिस. रूपा पब्लिकेशन ने छापा है. 495 रुपये कीमत है. 325 पन्नों का नॉवेल है और नॉवेल को लिखने वाली हैं कोयलपुरी. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. जिस प्रकार से आपने संक्षिप्त में पूरी कहानी बताई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल लगती है. यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल. और कोयल, हम लोग ललन टॉप पे ना बहुत सीधी सपाट बात करते हैं. तो जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा अच्छा, एक्ट्रेस हैं, अभी आर्चीज़ में आ रही हैं आप, है ना. और मैंने आपके कुछ एक जापान से ब्लॉग्स देखे थे और इंस्टाग्राम पे आपकी कुछ एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें एक में आप डपट रही थी लोगों को कि ये शब्दों की ऐसी तैसी क्यों करते हो, शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखते हो. फिर जब मैंने नॉवेल पढ़ा तो समझ में आया कि एक कैरेक्टर को भी ऐसे ही गुस्सा आता है. और शुरुआत में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंच शब्द हैं और मैंने मार्क कर रखे हैं और बहुत सारे ब्रांड हैं. तो मैंने सोचा है कि मैं आपसे नॉवेल पर तो बात करूंगा ही, ये जितने धांसू ब्रांड हैं जिसको बहुत अमीर लोग पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनके उच्चारण सही क्या हैं,
ये किस चीज़ के ब्रांड हैं, इनके बारे में भी पूछ लें। और पेरिस की जो आपने एक नई शक्ल दिखाई है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में लोग पेरिस को सुनते हैं साहब, मतलब बहुत ही फ्लैशबैक में चले जाएं, ब्लैक एंड वाइट टाइप के दौर में, तो शम्मी कपूर साहब और विश्वजीत साहब ये सब लोग वहाँ पे फिल्में शूट करने जाते थे। और एक बड़ा सा एफिल टावर है, जिसके छोटे छोटे एफिल टावर सब लोग वहाँ से लेके आ जाते हैं। परफ्यूम वहाँ लोग कहते हैं ऐसे नालियों में बहता है। अब सुना है कि एफिल टावर के इर्द गिर्द चोरी भी बहुत होने लगी है, छीना झपटी भी। पर कुल मिला के एक बड़ा दिलचस्प शहर है, जिसको बड़ा गुरूर है कि हम अंग्रेज़ों की तरह, बरतानिया लोगों की तरह नहीं थे। हमारा अपना एक अलग स्वैग है और हमारे स्वैग की दुनिया कॉपी करती है। पर इसमें जब ये 4 वल्नरेबल कैरेक्टर पर बहुत ओरिजिनल कैरेक्टर आते हैं, जिनमें से कोई भी पेरिस से नहीं है, और शहर उनको कैसे अपनाता है, वो कहीं ना कहीं हमें अपनी भी कहानी लगती है। मैं गांव से शहर आया, शहर से यहाँ दिल्ली आया, पता नहीं अभी दिल्ली कितना अडॉप्ट कर पाया हमें, और हम कितना अडॉप्ट कर पाए। जैसे कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। आपके दिमाग में क्या था ये लिखते वक्त? पहले तो मैं ये आपने ये बोला ना, काफ़ी सारे फ्रेंच शब्द हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल ऑन पर्पस है कि ऐसा जो रीडर के साथ ऐसा रिलेशनशिप बना रहे कि आपको हर एक बात ना समझ आए। जो एक्चुअली जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ पेरिस में रहते हैं, सब कुछ हमें नहीं समझ आता। और ये सिर्फ भाषा के बारे में नहीं है, ये संस्कृति के बारे में है, कल्चर के बारे में है, नॉर्म्स के बारे में है, एटिकेट के बारे में है। तो आप जैसे आपने कहा, आप गांव से आए हो यहाँ दिल्ली में, बड़े शहर में, कहीं ना कहीं से आप आउटसाइडर हैं। और जब आप आउटसाइडर हैं तो कुछ ना कुछ आप अडेप्ट करते हैं, कुछ आपसे हमेशा अलग ही रहता है। तो ये वो चीज़ है कि ना बहुत आसान होता मुझे हर एक फ्रेंच कॉन्वर्सेशन या शब्द के बाद ट्रांसलेशन देना, लेकिन मैंने ऑन पर्पस नहीं दिया है ये, मतलब जानबूझ के, इसलिए कि रीडर को भी थोड़ा ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंस हो कि आप भी आउटसाइडर हो, कि सब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ना ही आप मुझसे वो पूछिए, क्योंकि मैं आपको नहीं बताने, क्योंकि उन कैरेक्टर्स को भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हर टाइम सब कुछ नहीं समझ आ रहा, वो एक लेयर है। तो पहली बात तो वो हुई। अब पता नहीं आपने कितने सवाल पूछे मुझे इस। अच्छा, एक तो ये था कि ये जो भाषा का सवाल है, क्योंकि नीरा जब पहली बार कार में दाखिल होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, आइटम लेने के लिए, मतलब अलग अलग शब्द चलते हैं आजकल, क्या शब्द चलता है मुझे पता नहीं। अब वो मत रिवील करिए क्या आइटम, थोड़े सारे तो आपने पूरी कहानी बता दी। अब मैंने तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी पे ही रखिए। अच्छा, ठीक है। क्या चीज वो लेने जाती है, कुछ तो उसकी जो ड्राइवर से बातचीत हो रही है, वो फ्रेंच बोल रहा है या अंग्रेजी बोल रही है, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। पर दूसरा, हम जब भी ये चारों किरदार इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो ब्रांड्स आते हैं बहुत सारे, कि वो कैसे चल रही है, उसने क्या पहन रखा है। वॉज इट अ वेरी कॉन्शियस कॉल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई रीडर्स टू दिस वर्ल्ड? इट इज़ अ वेरी कॉन्शियस कॉल, क्योंकि एक साइड तो ये है कि एस्पिरेशन है कि आप पेरिस में हो, द कैपिटल ऑफ शीक, द कैपिटल ऑफ फैशन, द कैपिटल ऑफ, जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी गरूर है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो ये सब आता है from the brands also, you know, it comes from that, and especially जिस कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रहे हो, उसको अपनी आइडेंटिटी मिलती है थ्रू द ब्रांड्स, इसीलिए वो इतनी सक्सेसफुल है, लेकिन इतनी ही गरीब है, क्योंकि वो सारा अपने सारा जो उसका जो भी वो कमाती है वो उसी में खर्च कर देती है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि हाँ, सारा टाइम हम इस ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रांड्स के अंडर बेली के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे क्या है। एक तो एस्पिरेशनल वैल्यू है कि मैं फर्स्ट रो में बैठी हूँ, फैशन शो में बैठी हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या है। और ये आप एक अनकंफर्टेबल से बेंच में बैठे हो फैशन शो में, इससे आपको क्या मिलता है, क्या मिला आपको कि आप ऐसे बैठ के रो में हो कि दूसरी रो में हो, क्या मिला, लेकिन कुछ तो मिला ना क्या। और ये क्या, किस सोशल वैलिडेशन है, हाँ, हम किस दौर पे पहुंच चुके हैं कि ये ऐसे फर्स्ट सेकंड रो से आपको अपनी वैलिडेशन मिल रही है। अजीब बात है, लेकिन है बात। अच्छा, इसमें कई ये नाम आए हैं, मैंने मार्क कर लिए हैं,
और मैंने सोचा इनको लेकिन मैं Google काफी कर सारे लूं। ब्रांड मेड अप हैं, आपको ये पता है ना? अच्छा, हाँ, वो फॉर पर्पस, लीगल पर्पसेस, ओके। ऑब्वियसली। तो वो जो देवी जी हैं, एक 2700 यूरो की फुटवियर की ऐसी तैसी करती हैं, और वो जो उस पे केचप डालती हैं, वो सच्ची मुच्ची का ब्रांड है। एंड हाउ विल बी प्रोनाउंस दिस? TZATZIKI? ज़जीज़की। ये ज़जीज़की क्या है? वो लेबनीज, अरब, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इट्स अ दही का जैसे सॉस होता है ना, हंकर्ड से बनाते हैं। हाँ, हंक पता नहीं कैसे बनाते हैं, आई एम नॉट अ ग्रेट कुक, लेकिन इट्स वेरी टेस्टी। ज़जीज़की होमस तो आपने सुना ही होगा। तो ज़जीज़की, होमस, पीता ब्रेड, ये सब एक साथ जाता है। बाबा गनूश, ताबूले, ये सब एक साथ जाता है। तो ज़जीज़की बहुत मतलब दही की जैसी कंसिस्टेंसी होती है ना, वैसे किस्म का है। तो आप इमेजिन करो, एक जो भी मतलब पता नहीं मैंने उस बुक में कितना, वो तो रिसर्च के ऊपर था, इट वाज एन एक्चुअल ब्रांड। वो ब्रांड का नाम चेंज हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल जूता इतना कॉस्ट करता है। तो आप इमेजिन करो, जो भी उसका 2000 यूरो का जूता है, 2 यूरो के पॉट की ज़जीज़की से पूरा सैटिन का जूता खराब हो गया। अब ये क्या मतलब, इट्स अ मोमेंट ऑफ रिवोल्ट, यू नो, कि बदला। मैडम ने मेरा पासपोर्ट हड़प रखा है, मेरी पूरी जिंदगी हड़प रखी है। यस। और मैं उनके ये 2000 वाले जूते 2 सेकंड में खराब करने वाले। आप इस तरह के कैरेक्टर से खूब मिली हैं, सो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के कैरेक्टर हैं। मतलब विक्टर, ये वो सारे लोग जो हेल्प करते हैं, वो सारे लोग जो उस सोशल स्ट्राटा में आना चाहते हैं, वो सारे लोग जो पहुंच गए हैं पर खुश नहीं, दे आर इवन नॉट श्योर। तो आप पेरिस में रहती हैं, तो आप इन सब लोगों से लगातार मिलती रहती हैं, उनको ऑब्जर्व करती रहती हैं? एब्सोल्युटली। लेकिन कोई भी कैरेक्टर एक कैरेक्टर के ऊपर, एक रियल लाइफ कैरेक्टर के ऊपर नहीं बेस्ड है। इसका मुझे हिंदी में तो बिल्कुल भी शब्द नहीं पता, लेकिन अमेलगमेशन जो इसको कहते हैं, इसका क्या बोलते हैं? कई तरह के जो लोग हैं उनको आपने एक में ले आए। तो मतलब, और हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ मेरा भी हिस्सा है। मतलब कुछ ना कुछ हर एक कैरेक्टर में, चाहे वो मेन कैरेक्टर हो या कोई साइड कैरेक्टर हो, कुछ ना कुछ ट्रेट तो मेरा है। अब मैं आपसे मिली हूँ अब जी, तो प्लीज बी वार्न्ड, कुछ ना कुछ ट्रेट आपका भी नेक्स्ट किताब में, नेक्स्ट कैरेक्टर में तो शामिल होने ही वाला है। लेकिन इट विल बी अनरिकग्नाइजेबल, क्योंकि ये फिक्शन है। तो जो सबसे खूबियत है फिक्शन की, वो है कि आपके पास पूरी दुनिया का इमेजिनेशन है। आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप 1 मिनट यहाँ पे बैठे हो, अगले मिनट आप उस खिड़की तो असली नहीं है, लेकिन मेरी किताब में असली हो सकती है, खिड़की से छलांग मार कर कुछ भी कर सकते हो फिक्शन में। या लेन ने कोई रस्सी टांग रखी होगी, उसके सहारे नीचे उतर सकते हो, वही भाग सकते हो। अब मुझे तो ये जान के खुशी हो रही है कि आपने किताब इतने अच्छे से हजम की है कि आप लोग बिना पढ़े नहीं करते। हाँ, तो मतलब, लेकिन आपको सारे डिटेल याद हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। नहीं, मुझे तो अच्छा, इसमें मैं आऊंगा अभी नॉवेल पे। अच्छा। पर मैं शुरू में मैंने सबसे ज्यादा पेंसिल चलाई है। अच्छा। ये कोई जूते होते हैं, इसकी स्पेलिंग है CHLOE, इनको क्या बोलते हैं? क्लोए। अच्छा, क्लोए ही बोलते हैं। क्लोए ब्रांड है। दिस इज एन एक्चुअल ब्रांड। बहुत महंगे जूते आते हैं क्या इनके? मतलब वो लग्जरी ब्रांड है क्लोए, मतलब इतने महंगे भी नहीं कि जैसे जिमी शू। वो देवी जी कह रही हैं कि हर फेवरेट नी हाई पाइथन लेदर क्लोए बूट्स। मैं तो इसलिए भी याद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि जब आपको ये सारे ब्रांड्स याद होते हैं और आप महिलाओं से बात कर रहे होते हैं, तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि आपको पता है इन ब्रांड्स के बारे में, कैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू नो अबाउट वीमेंस वर्ल्ड, आई सपोज। बट यू नो, जैसे दिल्ली में अब मैं जिस फैमिली से आती हूँ, जैसे मेरी पैदाइश हुई है, आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड। और दिल्ली के स्नॉब्स तो मतलब कुछ और ही हैं, पेरिस के स्नॉब से भी बढ़कर। अच्छा, ये आप नहीं जानते? मैंने अभी पेरिस के स्नॉब नहीं देखे, इसलिए मैं कंपेयर नहीं करूंगा। दिल्ली के देखे ना, तो बस आप मान लो, ठीक है, दिल्ली के स्नॉब्स आप जानते हो। हाँ जी। अब मैं बचपन से थोड़ी सी रेबल हूँ, थोड़ी सी नॉन कन्फॉर्मिस्ट हूँ, थोड़ी सी हूँ कि मैं ऊट पटांग कपड़े पहनकर कहीं भी पहुँच जाती हूँ, ठीक है। एंड ये अभी तक मेरा
पैटर्न है, तो मैं जाऊंगी टू द मोस्ट ग्लैमरस इवेंट कैसे भी कपड़े पहनकर। मैं कोयलपुरी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये मेरा मतलब अपना ही गरूर है। हाँ Okay. तो ये जो आप इतना फैशन और ब्रांड के बारे में बात कर रहे हो, ये बहुत कॉन्शियसली इज टू मेक फन ऑफ इट, टू शो इट अप, टू, और वो तो आता आपने है शुरू के ही तो 4 चैप्टर में ऐसे भी कर दी उन सबके वही उसकी, ना, तो कि इट ये बहुत इज टू fake है, शो नकली दैट कि किस्म के ये हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको कि आपने बाटा के जूते पहने हैं। अगर जूते अच्छे हैं, जैसे ये गोल्डन शूज मेरे, वाओ सुपर गोल्डन शूज, ये कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन किसी को पता है नहीं, मैं कोयलपुरी हूँ, मैं ब्रांड ही पहनती हूँ, क्या पता किसको मैं क्या पहन, यू नो। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, लेकिन लोगों को मिलता है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं, जो लोग फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आउटसाइडर्स हैं, तो ये जो बाहर की चीज़ें पहन कर ब्रांड में यू नो डिस्गाइज कर या ऑलमोस्ट गेट लॉस्ट इन द ब्रांड्स, उनको कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ कॉन्फिडेंस, कुछ वैलिडेशन। लेकिन पर्सनली जो कोयलपुरी है उसको इनसे कुछ नहीं मिलता है। वो तो देखकर मतलब बोलती है तुम 2000 रुपये एक जूते पे स्पेंड कर रहे हो, जो जूता तुम रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि लोगों ने देख लिया है और तुम इतने केयरफुल हो अपनी इमेज के बारे में। वो 2000 रुपये लेकर, 2000 यूरो लेकर मैं कोई छुट्टी जाके मनाऊं, कोई एक्सपीरियंस जाके करूं, मेरे लिए वो ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा नीरा का पति था जो घर में है तो वो 2 मील से ज्यादा की दूरी पे जाना नहीं चाहता, लेकिन जब डाउन साउथ जाता है फ्रांस में तो उसको सब चीजें करनी है। मैंने आपको बोला था ना, सारे कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ ट्रेट मेरा है। हाँ जी। और सारे कैरेक्टर्स को अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ इश्यूज भी हैं, है ना। चाहे वो रोजेल का कैरेक्टर हो, है ना, कि वो आई है थोड़ा, और गिल्ट है सबके अंदर, सब अपने अपने गिल्ट से डील कर रहे हैं। व्हाट अ यूजलेस इमोशन, नो, गिल्ट। बट किसी को इससे छुटकारा नहीं है। चाहे आप पेरेंट्स हो, आपको पेरेंटल गिल्ट है, चाहे आपको गिल्ट है अपने पेरेंट्स के तौर, यू नो, को दे आर एजिंग, हाउ यू आर बीइंग एज अ चाइल्ड, हाउ यू आर एज अ सन। आपको गिल्ट है अपनी टीम, अपने ऑफिस की टीम की, मैं बहुत उनसे काम करवा रहा हूँ या काम नहीं करवा रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट पुशिंग देम। हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं हम इस यूजलेस इमोशन से, मतलब उसके क्लचेस के अंदर हम पड़े हैं। और मुझे ये, मैं तो वेक अप गिल्टी। अब किस चीज़ के, या किस चीज़ का गिल्ट होता है? हर एक चीज़ का गिल्ट है। गिल्ट अपने ऊपर, अपने लिए, कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग माई फुल पोटेंशियल। हाँ, तो मतलब तो अब बुक के लिए गिल्ट है। थैंक यू शालिनी फॉर पुशिंग हर टू राइट दिस बुक। यस शालिनी इनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, और मुझे कैसे पता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले 10 साल की थी आप लोग जब मिली थी। एग्जैक्टली 11 साल की। 11 साल की थी। तो आप नॉवेल लिख रही हैं, कितने लोग ये कह सकते हैं? कितने लोग हैं, बट ये गिल्ट इज नॉट अ रैशनल इमोशन। दैट इज द होल पॉइंट, विच इज व्हाई इट्स अ यूजलेस इमोशन। बिल्कुल बकवास। हमारी इनसिक्योरिटीज पे और कॉम्प्लेक्स पे बिल्ड होता रहता है। हर एक चीज पे गिल्ट। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने बेटी के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो, अभी देखो कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब। और अगर ये नहीं होता गिल्ट, तो इमेजिन आपका जो जितना हिस्सा आपका दिमाग और एनर्जी आप उस इमोशन पे स्पेंड कर रहे हो, उतना आपके पास और होता यूज़ करने के। पर फिर निर्वाणा हो जाता ना। नहीं, इतने आसानी से निर्वाणा होता तो हम सब वहाँ पे। गिल्ट से मुक्त हो जाइए, देखिए एकदम बिल्कुल फ्लोट करने लगती है। ठीक है, आप मुझे तरकीब दीजिए कि मैंने गिल्ट से मुक्त कैसे हूँ। जैसे उस अद्भुत पार्टी में जो नंबर 36 में हो रही है, सबसे आखिर में द पार्टी, और उसमें जब नीरा अपने बाथरूम में जाती है, एंड फाइनली जब वो फ्लोट करने लगती है, सब करने लगती है, घड़ी टिक 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 चल रही है, तो वो उसका निर्वाणा है, उसको रिडेम्पशन नहीं मिल रहा है। उसको रिडेम्पशन मिल रहा है, बट देखो वो एक तरफ से, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉइलर, बट एक तरफ से वो थोड़ा आउट ऑफ बॉडी उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक किस्म से उसको निर्वाणा मिल रहा है, लेकिन उसमें भी उसका गिल्ट इन्वॉल्व है। हाँ, कि अब मैं गांजा नहीं फूकूंगी। हाँ, सोचो
अब वो एडिक्ट है, ये छोड़ पाएगी नहीं छोड़ पाएगी, लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि अच्छा ठीक है मैं एडिक्ट हूँ, एक्सेप्ट कर लो कि मैं एडिक्ट हूँ, आई एम अ फंक्शनल एडिक्ट। वो बिल्कुल फंक्शनल है, आई एम अ फंक्शन, वो भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती। अच्छा ये बताइए, हाँ जी, अभी तक की बातचीत से हो सकता है कुछ दर्शकों को लग रहा हो कि ये बड़ी गंभीर किस्म की किताब है, जो कि कतई नहीं है। मैं गंभीर ही नहीं हूँ जी। तो आपने अपनी रेबल प्रवृत्ति तो बता दी, इसमें बहुत विकेट किस्म का ह्यूमर है। जैसे ये वाक्य है, फर्निश्ड लाइक अ लव चाइल्ड ऑफ तूतनखामेन एंड वर्साचे। तो ये कहाँ से, और ये भी समझ में आता है कि आप खूब वेल रेड भी हैं, क्योंकि कहीं आप विक्टर ह्यूगो को कोट कर रही हैं, कहीं आप बीथोवन की 5वीं सिम्फनी का जिक्र कर रही हैं। बट ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि एक किस्म का नॉवल होता है जो थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि दिखाने की कोशिश करती है। नहीं, वो कैरेक्टर के हिसाब से रेफरेंस आ रहा, फ्लॉलेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, वो ऑटोमेटिकली आई एम लकी कि जब मैं लिखने लगती हूँ ना, तो वो कहानी की कोई कमी नहीं रहती मेरे में। मतलब मेरे पास कहानी है, जैसे बहुत बोलने के लिए है। अब चाहे वो मैं बुक में यूज़ करूँ ना करूँ, वो बाद की एडिटिंग की बात है, लेकिन जब मैं लिखने लगती हूँ तो इतनी कहानियाँ, मैं कैरेक्टर्स के अंदर घुस जाती हूँ, ऑलमोस्ट जैसे एक तो मेथड एक्टिंग होती है और एक मेथड राइटिंग होती है। मेथड राइटिंग। और ये मुझे मेरे एजेंट ने, मेरे लिटरेरी एजेंट ने मुझे बोला, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे कुछ, जब हम एडिटिंग प्रोसेस में घुसे तो उन्होंने बोला ये दाशा का जो कैरेक्टर है, मे बी शी शुड डू समथिंग लाइक दिस। आई सेड हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं, बिकॉज मैंने तो ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ही स्टॉप्ड, ही सेड व्हाट डू यू मीन तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? सो आई सेड मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं लिखूंगी कैसे? He said, you are method writing? I said, doesn't everyone write like this? He said, no, not everyone writes like this. So of course I'm not experiencing everything. अब जैसे कोई मुझे कैरेक्टर, लगा आप नेक्स्ट बताओगे, उसके बाद फिर मैं एक वहाँ रैम वॉक के लिए गई, एक कास्टिंग वाले के पास गई, फिर उसकी टेबल पे चढ़ के फिर मैंने सेल्फी ली। वो सब इमेजिनेशन है। और जैसे वो ड्रग्स हैं, सुसाइड है, ये वो ऑब्वियसली मैंने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आई हैव कम क्लोज टू इट। जैसे आप रैम्प की बात कर रहे हो, तो मैंने बहुत मुश्किल से बैक स्टेज पासिस लिए फॉर डियोर। अब डियोर जो शो होता है वहाँ पे, क्रिश्चियन डियोर, दैट्स अनदर ब्रांड। अगर आप मुझे ऐसे ब्लैंकली देख रहे हो तो वो तो डियोर तो आपको पता है। देवियों और सज्जनों बहुत ही धांसू किस्म का इत्र बनाते हैं, जिसको परफ्यूम कहते हैं डियोर वाले। बाकी चीजें भी बनाते होंगे, बहुत चीजें बनाते हैं। हाँ, सो डियोर इज वन ऑफ द प्रीमियर ब्रांड्स ऑफ फ्रांस। हाँ, तो किसी तरह बेग करके, कनेक्शन लेकर फ्रेंड से, ये वो, बिकॉज जो आपके मतलब शो के पासेस हैं दैट इज ऑलरेडी गोल्ड, ठीक है, लेकिन बैक स्टेज पासेस तो आप भूल जाओ, वो तो कुछ और ही चीज है। आप शो जाके देख सकते हो। पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए बैक स्टेज में होता क्या है, ऐसा जो हर कोई उतावला है उसके पास के नहीं नहीं, ये कोई उतावला की बात नहीं है, मैं तो रिसर्च के लिए गई, लेकिन इट्स अ वेरी क्लोज्ड, कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। चाहे अगर आप किसी तरह कनेक्टेड नहीं हो, क्रू नहीं हो, टीम नहीं हो, आप बैक स्टेज नहीं जा सकते। वहाँ पे मॉडल्स होंगे, डिजाइनर्स होंगे, मेकअप आर्टिस्ट होंगे, क्रू होंगे, कोई इंटरव्यूज चल रहे हैं, एंड मैं ओके तो उसके लिए मतलब you needed to know कि वायलेट को कैसा लग रहा होगा जब राफेल नहीं दिखा। ऑल द थिंग्स, नॉट जस्ट वायलेट, दाशा को कैसा लगा, व्हाट इज द, तो सिंपल चीजें, जैसे वहाँ पे मॉडल्स हैं, ओके, नॉट एवरी मॉडल इज अ सुपर मॉडल, स्पेशली नॉट फॉर द कैट वॉक, राइट। अ लॉट ऑफ मॉडल्स आर देयर कि वो सिर्फ देख रहे हैं कि मेरा रेंट कल कहाँ से आएगा, मैं आज क्या खाना खाऊंगी, ऐसा लगता है कि वो कहाँ से बिस्किट चुरा के वही अपने झोले में वहाँ पे बैक स्टेज में, क्योंकि वो पूरा दिन वहाँ पे हैं, ठीक है। अब आप मानो कि आपके पास, जैसे आपके यहाँ पे सारे एडिटिंग स्वीट्स हैं, वहाँ पे मेकअप स्वीट्स हैं, वन आफ्टर अनदर, ठक 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 ठक। तो अगर आपका मतलब 4 बजे का शो है, कहीं कोई मॉडल वहाँ पे 9 बजे सुबह से तैयार होके बैठे हैं, क्योंकि ऐसे मतलब जैसे फिल्म के सेट पे भी होता है एक्स्ट्रास, और फिर एग्जैक्टली से उनको तो उनके पास वहाँ पे क्राफ्ट टेबल है, मतलब कि जो स्नैक टेबल है, अब बहुत अच्छे अच्छे कैनपीज और लिटिल सैंडविचेस और ये सब पड़े हुए हैं। अब मैं देख रही हूँ कि मैंने तो माना कि ये इतने पतले 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 हैंगर थिन मॉडल्स वहाँ पे हैं, कोई कुछ नहीं खाता होगा, मतलब ऐसे ठूस ठूस के खा रहे हैं। तो मैं ऐसे चुपके से, आई एम अ फ्लाई ऑन द वॉल, कि मैं सब ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं वहाँ पे 5-6 घंटे के लिए हूँ बैक स्टेज, टू सी क्या क्या हो रहा है।
suddenly I'm seeing these like almost ribs निकल रहे हैं, लंबे लंबे जिराफ लाइक मॉडल्स, बट ऐसे ठूस ठूस के कर रहे हैं। एक दो को तो मैंने देखा पॉकेट में भी डाल रहे हैं। फिर आपकी इमेजिनेशन यूज़ होती है यहाँ पे। यहाँ तक रिसर्च हुआ कि आपने ये देखा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या इनकी ज़रूरत क्या है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बैक स्टोरी। यहाँ पे आप लेखक बन जाते हो। यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन, बिकॉज इट्स फिक्शन, कैन गो एनीवेयर। ऑफ कोर्स इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च, इट्स बेस्ड ऑन सम फैक्चुअल एविडेंस कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। फिर आपको डिस्कवर करते हो कि ये जो इंस्टा स्काउटेड या फिर कहीं से भी स्काउटेड मॉडल्स छोटे छोटे शहरों से आते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि सिर्फ इंडिया में ये छोटे छोटे शहरों का ऐसे होगा कि वो गरीब हैं। ये अब रशिया में भी एक टाइनी लिटिल विलेज, दे आर जस्ट सबसिस्टिंग। या आप फ्रांस से भी देख लो, एक मॉडल फ्रांस से भी आती है, एक छोटी सी विलेज से जो बिल्कुल अपने फैमिली से भाग के आ गई है। तो ये सारी बैक स्टोरी इट गेट्स फर्निश्ड बाय बीइंग बैक स्टेज। अब मैं बैक स्टेज नहीं गई होती डियोर, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें पता चलती है ना, वो नहीं पता है। तो मैंने एक दो मॉडल से बात किया कि आपको ये डियोर, यू आर वॉकिंग फॉर डियोर, दिस मस्ट बी अ ग्रेट मोमेंट। सो वन ऑफ देम, मतलब ऐसे साइड रिमार्क उसने दिया, हाँ लेकिन पैसे तो कपड़ों में से मिलेंगे। आई सेड व्हाट डू यू मीन? शी गोज, वो बाद में ना एक दो कपड़े भेज देते हैं, बोलते हैं ये आप रखो। दे डोंट इवन गेट पेड। और फिर वो क्या, वो कपड़े बेच के कमाती हैं? वो बेचते हैं या फिर पहनते हैं, इसी में खुश हो जाती हैं कि मेरे पास डियोर के कपड़े हैं। मतलब इतना भी, मतलब दे मैनेज। अब क्या बोलोगे आप डियोर मॉडल हो, वो आपके सीवी पे तो आ गया, लेकिन आयु एंड आपको सारा टाइम मॉडल की तरह कुछ ना कुछ ग्लैमर की तरह तो घूमना है ना पेरिस में कि आप लेकिन इट्स नॉट ऑल ग्लैमर। दैट वाज माय पॉइंट। यस। कैसी तैयारी थी और ख्याल कैसे आया इस किताब का? हाँ जी। ऐसा कोई यूरेका नहीं, ऐसा कोई यूरेका मोमेंट नहीं हुआ। हाँ। कि वो एक दिन चलो। तो आप ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाती रहती थी कि पता है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है? शायद, पता नहीं इस फॉर्म में कि नहीं, मैं तो बहुत बकबक करती हूँ तो पता नहीं क्या। आपके इर्द गिर्द के सब लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बट दे सेड कि यू आर टॉकर। आई एम अ टॉकर। देखो मेरा शो होता था आपकी तरह, आप भी टॉकर हो। तो जो लोग टॉकर हैं, वी आर लकी कि हम अपने जो भी स्किल बून यूज कर सकें। तो आई एम अ टॉकर। पर आपने सारे टॉकर्स के लिए एक बहुत जरूरी लाइन भी लिखी है। अच्छा बोलिए। आस्क एंड लिसन। कहाँ लिखी है इसमें? फाइनली नीरा को ये समझ में आती है ये बात, क्योंकि जब वायलेट उसको हड़का देती है कि तुझे तो अपनी दुनिया में रहती है। हाँ राइट। आप ही ने लिखी है इसी किताब में। मैंने लिखी है। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो बताइए, मैंने तो पूछ लिया। अच्छा, मेरा लिसन वाला फेज है। अभी आपका लिसन वाला फेज है। क्या पूछा आपने कि ये कहानी कहाँ से आई? तो मैं कहती हूँ कि मैं एक सीरियल आउटसाइडर हूँ अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन 17 साल की उम्र से मैं कहीं ना कहीं रह रही हूँ। पहले तो मैं स्टूडेंट के तौर पे यूके गई, तो वो फर्स्ट आउटसाइडर था, वहाँ आउटसाइडर का जीवन था। क्योंकि उस वक्त आप मानो कि हमारे पास स्टार टीवी भी नहीं था इंडिया में, राइट? वी वर लिटरली अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारे पास ना तो कोको कोला था, ना मैकडोनल्ड्स था, ना स्टार टीवी था, यूट्यूब वगैरह तो कुछ भी नहीं था, राइट? 2000 या लेट 90s. So it was not a closed, it was a closed economy. So we grew up being king of our little pond, but it was a little pond, right? जब आप गए वहाँ पे आपको थोड़ा सा कल्चर शॉक, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा कल्चर शॉक मिला। हमें तो लगा था निरूला ही सबसे अच्छा। वही, और निरूला है ही बहुत अच्छा। हॉट चॉकलेट फज के साथ और कुछ नहीं कंपेयर होता, चाहे आप कुछ भी बोलो। हाँ गंडास ये आपके भीतर का देसी आया भी। बट ये सच है यार। yes. I mean, किसी ने जिसने ओरिजिनल, अब नहीं मुझे पता उन्होंने फॉर्मूला चेंज किया है नहीं चेंज किया, अभी तो कितने सारे ओनर्स चेंज हुए हैं हाथ, लेकिन जो ओरिजिनल हॉट चॉकलेट फज का फॉर्मूला है, 3 स्कूप आइसक्रीम, उसके बीच में चॉकलेट, फिर आमर, उफ, अब तो खिलाना ही पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे आई हूँ। एनीवे, डाइवर्टिंग, कमिंग बैक टू, तो आई हैव बीन अ सीरियल आउटसाइडर। पहले यूके में, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई एक्टर बनने के लिए। तो आई वॉज अ प्रिविलेज स्ट्रगलर कि हाँ ठीक है, आई डोंट कम विद द
द प्रॉब्लम दैट मोस्ट स्ट्रगलर्स कम विद कि रेंट कैसे पे करोगे, कि आपका दूसरा मील कहाँ से आ रहा है. ठीक है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था मेरे पास, लेकिन आई वाज अ स्ट्रगलर बिकॉज ये इन बॉम्बे चाहे आप किसी के भी फैमिली से आओ, कहीं से भी, ठीक है वो दूसरी बात है कि आप फिल्म फैमिली से आओ, लेकिन आप बाहर के आप बॉम्बे से नहीं हो, आप वहाँ पे पैदा नहीं हुआ, आपका इकोसिस्टम वहाँ नहीं है, यू वांट टू मेक इट इन फिल्म्स, आप बिल्कुल बॉटम से शुरू करोगे. दैट इज द वे इट इज. कहाँ से आई ये फिल्म का ख्याल? आपके दादाजी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर थे, लेकिन वहां से नहीं आया क्योंकि जब तक मैं पैदा हुई थी वो सारा बिजनेस समेट चुके थे. हाँ, वेरी बैड. आई विश वो क्योंकि हमने वो कहानियां सुनी है कि वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को फाइनेंस करते हैं पर देखते नहीं थे, कहते थे मुझे समझ में नहीं आता ये बंदा. सच बात है, हमने भी ये कहानियां सुनी है कि सारे नेबरहुड के बच्चों को लेकर आते थे और फिर बाद में बताते थे कि पिक्चर कैसी लगी. पिक्चर अच्छी लगी तो ठीक है, यू नो चल जाएगी, बट दैट इज हाउ ही वॉज अ वेरी स्पेशल मैन, लेकिन बिफोर माई टाइम. सो बाय द टाइम मैं पैदा हुई वो सारा बिजनेस ख़त्म हो चुका था. कहाँ से आया? आई थिंक क्योंकि मैं ना मिडिल चाइल्ड हूँ, तो सारा वक्त मुझे अटेंशन चाहिए था कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ. तो कहीं ना कहीं से या तो आई वाज टेलिंग, सारा स्पॉटलाइट लेके भाग जाते हैं. ऑफ कोर्स, यस, आई कैन सो रिलेट विद इट. आप मिडिल चाइल्ड हो, वैसे ही मान लीजिए, वैसे ही मान लीजिएगा. क्या मतलब? देखो कि मेरी थ्योरी ये है कि मिडिल चाइल्ड जो हैं वो भी बहुत सारी स्पॉटलाइट ये क्या के ले लेते हैं कि भाई तुम छोटे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो बड़े पे. पर मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के सारे छोटे बच्चे जो हैं उनको कम प्यार मिलता है माँ बाप का, बड़े बच्चों को ज़्यादा मिलता है. प्लीज, एक तो आप लड़के हो, दूसरा आप सबसे छोटे हो. मेरा बड़ा भाई भी बड़ा भाई है. हाँ तो ठीक ये है, लड़के लेकिन वाला तो खत्म हो गया. आप छोटे हो ना. हाँ जी. प्लीज, जो भी छोटा है दैट इज द मोस्ट लव्ड चाइल्ड इन एनी ये पता नहीं हाउसहोल्ड. कौन से यूनिवर्स में होता है, हमारे घर में नहीं हुआ. अच्छा, एनीवेज, चलो मैं अटेंशन की भूखी, ठीक है. तो नहीं मैं तो, मैं छोटे वाले भी ये कहते हैं. हम भी, तो आप मेरा भी, attention मैंने भी की कहा ना. तो शायद कोई पर्सनालिटी टाइप होगा, शायद ये छोटा बड़ा में नहीं होगा, मिडिल चाइल्ड में नहीं होगा, पर्सनालिटी टाइप ले लेते हैं, ठीक है. तो मैं अटेंशन की भूखी शुरुआत से, तो और मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो कुछ भी होता है, जैसे स्कूल की बस मिस हो गई तो वो मतलब पूरी कहानी बन जाती है. एक कौवा आया, उसने मेरा सैंडविच खा लिया, फिर मुझे नहीं पता चला क्या हुआ, ऐसे में कहानी बन शुरुआत से कि ये मेरा ट्रेट था, क्वालिटी या जो भी था, कैरेक्टरिस्टिक था. इट्स अ गुड ट्रेट. तो आई एम अ स्टोरी टेलर. आपके हमेशा एक सर्कल, फ्रेंड्स के सर्कल में एक या दो लोग होते हैं जो हु यू वांट कि वो आपकी कहानी बताए, चाहे आपके साथ कुछ बीती, वो डिटेलिंग, वो थोड़ा एम्बेलिश करके, एग्जैजरेट करके, थोड़ा मतलब मस्त करके, कुछ ना कुछ करके, वो मैं हूँ. ठीक है, तो मैं कहानी बहुत अच्छे से बता सकती हूँ आपको. तो शुरुआत से ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक. अब मैं इतनी सारी बात होगी, आपका क्वेश्चन ही मैं भूल गई. मुंबई एक्टिंग. हाँ, तो यस, तो ये कहानी कहाँ पे लिखी? आपने मुंबई के बारे में पूछा. नहीं, इस पे तो मैं आऊंगा. हम बात इस पे कर रहे थे कि ये इतने सारे आउटसाइडर्स हैं. वेट सिंपल फॉर यू. हाँ, पहले तो आप आउटसाइडर्स की बात कर रहे थे. इतने सारे आउटसाइडर्स हैं, देन यू वर टेलिंग कि आप आउटसाइडर रही हैं. आप पढ़ाई करने 17 साल की उम्र में यूके गई, यूके से वापस आई, फिर आप फाइट मारने के लिए मुंबई गई. फिर मुंबई के बाद हम दादाजी और दूसरी कहानियों पे ड्रिफ्ट हो गए थे और कौवा सैंडविच लेके उड़ गया था. फिर कौवा सैंडविच, उस कौवे को हम लोग लैंड कराते हैं अंधेरी में. ठीक है. तो कैसे ख्याल आया कि आपको ये एक्टिंग करना है? हाँ जी. अटेंशन, मुझे अटेंशन चाहिए. मुझे कैमरा पसंद है, तो एक्टिंग ऐसी. लेकिन जिस परिवार से मैं आती हूँ वो इंटेलेक्चुअल परिवार है, तो एक्टिंग इन स्पेशली उन दिनों में तो बहुत लोब्राव था. आप एक्टर कैसे बन सकती हो? तो ठीक है, मैं एक्टर नहीं बनती हूँ, मैं टीवी शो प्रोड्यूसर बनूंगी. तो मैं पहले ट्रैवल शो करने लगी. उस वक्त स्टार भी आ गया इंडिया में, तो स्टार में मैं ट्रैवल शो करने लगी, दूरदर्शन पे शो करने, क्रिएटेड माय ओन शो एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. तो ये सब हुआ, लेकिन जो एक्टिंग का चस्का था, जो रियल ख्वाहिश थी, वो नहीं गई. तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ एक्टिंग पढ़ने, बोथ साइड्स, इंटेलेक्चुअल और ये वो पढ़ने, मतलब एक्टिंग सीखने. तो दे सेड हाँ व्हाटएवर, यू आर टू ओल्ड.
कहाँ जाओगी, और मुझे मिल गई एडमिशन राडा में, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, जहाँ पे मतलब 5,000 लोग से आपको 20 जो ये काफी प्रतिष्ठित जगह है कला की, किसी भी किस्म की कला की पढ़ाई के लिए। तो वो इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। तो ठीक है, मे बी कोयल हैज समथिंग कि उसको एक्सेप्टेंस मिल गई वहाँ, मे बी तो फिर मैं वहाँ पे उसके ग्रेजुएशन के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन यूके, स्टार्टेड वर्किंग इन एंड देन इट्स एन ओल्ड स्टोरी फिर दैट कि अब मैं एक्टर बन गई। आई वाज एबल टू एक्सेप्ट कि हाँ यही मुझे करना है, कि अब ये सब जो और मैं प्रिटेंड कर रही हूँ ना कि हाँ वो सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कुछ काम मिले एक्टिंग के लिए। तो बस ये आपकी कहानी है एक्टिंग के। अब मैं वापस आती हूँ कि ये किताब क्यों लिखी, बिकॉज वेरी क्विकली आई हैव बीन अ सीरियल आउटसाइडर। मैं बॉम्बे में रही, लंदन में रही, जापान टोक्यो में रही, फिर अब पेरिस में रह रही हूँ। तो हर एक जगह जहाँ पे आप जाते हो, आई डोंट वांट टू बी एन आउटसाइडर। मुझे तो मेन दोनों जगह भाषा की समस्या, टोक्यो एंड इतनी पेरिस, समस्या सोचो। हाँ बोथ, एक तो कल्चर की समस्या, भाषा की समस्या, फिर और बहुत और निटी ग्रिटी लिटिल थिंग्स। और दोनों जो पेरिस और टोक्यो, आई एम नॉट सेइंग फ्रांस एंड जापान, आई एम सेइंग पेरिस एंड टोक्यो बिकॉज यूनिक होता है। दे आर वेरी सुपीरियर कल्चर्स, करेक्टली सो। उनका गरूर है कि हम टेक्निकली बहुत एडवांस है, कल्चरली, खाने में, आर्ट में, म्यूजिक में, कपड़ों, फैशन में, एटिकेट में, हिस्ट्री में, दोनों कल्चर दे आर वेरी, सो दे स्पेशली पेरिस बहुत एलियनेट करती है ये सिटी। जब आप विजिट करते हो, जब आप टूरिस्ट हो, जब टोक्यो में या फिर पेरिस में, बहुत अलग एक्सपीरियंस है जब आप वहाँ पे रहते हो। That is why you wrote this line, Paris would be a wonderful city without the Parisians. ये क्लीशे है लेकिन सच है, ये सच है। Okay. हाँ आप बिल्कुल, मतलब आप फटाक से लाइन पकड़ रहे हो, वेरी गुड। It's my job. I know, you're doing a very good job. मैं भूल गई अपनी किताब। आपने बहुत पहले पढ़ लिखी है। एक्चुअली जो मैंने जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि राइटर्स ब्लॉक या ऐसा कुछ। तो जब मैं शुरू किया मैंने लिखना, तो शुरुआत से एंड तक पहला ड्राफ्ट 7 महीने में, 8 महीने में फिनिश्ड, खत्म। ठीक है, तो मतलब यही मेरी, दिस इज़ माई बेनिफिट कि मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ। वो शुरू करने में ही मतलब 1 साल निकल जाता है कि आप माहौल बनाने में, प्रोक्रेस्टिनेशन करने में, इंस्टाग्राम ख़त्म करने में, यू नो वो सब बकवास करने में, उसमें बहुत टाइम लगता है। नहीं, वो सब कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, प्लीज डोंट डिस्कार्ड इट। शायद, लेकिन आपको भी पता है कि हम सब मतलब इतने प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं कि जब वो सब ख़त्म करने में इतना टाइम निकल जाता है। लेकिन जब मैं लिखने, जो पहला सिलेबल मैंने शुरू किया टू द लास्ट फुल स्टॉप, वो बहुत फटाफट, इट गोज़ वेरी फास्ट फॉर मी। फिर सिर्फ मेरा चैलेंज होता है कि समय कब मिलेगा, क्योंकि हाँ मेरी बेटी है, मेरे दूसरे कमिटमेंट्स हैं, एक्टिंग है, ये है, प्रोडक्शन है, घर चलाना है, पेरिस में रहती हूँ, सोशल लाइफ है, सब कुछ है। वो सारा देखकर समय कहाँ है, बट वो निकाल के। During COVID you were in Paris? I was in Paris, लेकिन कोविड के दौरान मैं लिख नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं लिख पाई। You were observing? I don't know whether I was observing or not, but there was surviving. There was a fear factor, especially in Europe. And you wrote beautifully about it. जब आप लिखती हैं कि आदमी का कौन सा सबसे important instinct है, so you talk about fear, survival की चीज, and then second is hope. But those two things, I believe, furnish every single human being. Our greatest fear is our greatest dreams, right? They are connected. Yes. दोनों चीज, वो तो हम सब, वो that is a very common saying, very common understanding कि आपके dreams और आपके fears बिल्कुल जुड़े हुए हैं. Because if you don't dream, you don't have fears, right? They are connected. But why do we dream? We dream because we are hopeful. We are hopeful that tomorrow will be better than today, and day after will be better than tomorrow, and so on and so forth. We dream for that. एक बात बताइए, जैसे आप की कोई बातचीत को ऊपर से देखे इंस्टा पे या अदरवाइज और जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको लगेगा कि साहब कोयल तो खूब बातूनी है और शी इज़ फनी, विटी,
पर एक साइड है जो इस किताब में जब तब झांकती है, एंड इट्स अ वेरी सीरियस स्पिरिचुअल, और वो जब आप बहुत अकेले रहते हो, बहुत कंटेम्पलेट करते हो, बहुत झेलते हो, तब आता है। मैं 2 लाइनें बताता हूँ, मतलब मैंने कई जगह ये ऑब्जर्व किया। फॉर एवर हैज़ नो एंड, नो एंड इज़ गुड, इट्स गुड वायलेट। अब ये दे आर टॉकिंग अबाउट इट, और ये कोई चाहे तो ऐसी पढ़ के गुजर जाए, पर जो उस एंड पे खड़े हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारे राफेल को आइडेंटिफाई कर लेता है कि अरे मुझे इसका कोर्स करेक्शन करना है, पता नहीं वो हमें कौन सा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और जो सबसे आखिरी लाइन है इस किताब की, आई राइट दिस बुक फॉर ऑल दोज हु एट सम पॉइंट और अनदर हैव फेल्ट अनसीन, आई सी यू, योर स्ट्रगल्स में बी इनविजिबल बट योर करेज टू कैरी ऑन इज़ नॉट। आप पेरिस में खड़े हो जाएं, न्यूयॉर्क में खड़े हो जाएं, दिल्ली में खड़े हो जाएं, बहुत सारी भीड़ है जो एक ही वक्त में बस में, ऑटो में, पैदल, मेट्रो में, मर्सिडीज़ में ट्रैवल कर रही है, और हम किसी को भी उनके सोशल स्ट्राटा की वजह से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सबके अपने पेन हैं, सबके अपने फियर हैं, सबकी अपनी जर्नी है। तो ये एकदम फन लिखते हुए कि एक तरफ हम लिख रहे हैं कि वो प्रेगनेंसी सेक्स कैसा होगा, तो वो बीथोवन की 5वीं सिम्फनी जो माइल्ड से एकदम लाउड, तो ये बहुत ही विकेड मेटाफर है, एनरिच्ड भी है एंड इट्स विकेड। और फिर एकदम से ऐसी लाइन आ जाती है, फॉर एवर हैज़ नो एंड। टेल मी अबाउट इट, सीरियस क्वेश्चन। But it is a serious question, you know, when you're younger or whatever, when you've lived less, let's put it that way, आप थोड़ी सी सेल्फिश होते हो। आपको लगता है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम दौरा आया या ऐसा कुछ, कि आप ही के साथ ये हो रहा है, आपके साथ क्यों हो रहा है, वाई आर यू सफरिंग सो मच। थोड़ा सा आप ज़िंदगी जियोगे, व्हेन यू स्क्रैच द सरफेस, किसी की भी ज़िंदगी, जैसे आपने कहा कि आप मर्सिडीज़ में चल रहे हो या आप नंगे पैर चल रहे हो, नंगे पाँव चल रहे हो, किसी की भी लाइफ को आप थोड़ा सा खरोचो तो आपको दिखाई देगा कि एवरीवन हैज़ अ क्रॉस टू बेयर। कोई सब अपना, और सबका, ये शायद रूमी की लाइन है, आई एम मिस कोटिंग एंड पैराफ्रेजिंग, कि सब अपने अपने आंसू रोते हैं, सब अपने दर्द, किसी का दर्द दिखते हैं लेकिन वो अपने ही आंसू रोते हैं, क्योंकि किसी का दर्द आपको अपने दर्द के बारे में एहसास दिलाता है। जैसे वो एक्टिंग की क्लास में कई बार बोलते हैं ना, एग्जैक्टली, अपनी वो मेमोरी लेके आओ एंड देन यू विल हैव द एक्सप्रेशन। एग्जैक्टली। और ये आई कैन नॉट रिकॉल करेक्टली रूमीज लाइन, बट इट इज़ दैट एंड इट रियली रेजोनेटेड विद मी। एंड मेरे साथ भी ऐसे बहुत डिफरेंट किस्से हुए हैं जिसमें आई कुड हैव बीन, एंड दिस कुड हैव, शुड हैव, थोड़ा आजकल इज़ द की ऑपरेटिव वर्ड ना, कि वी शुड नॉट लिव इन दिस कुड हैव, शुड हैव, वी शुड जस्ट बी। बट आई कुड हैव बीन वेरी अपसेट अबाउट कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन किसी को भी आप देखो, सबकी ज़िंदगी में ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आपको ये समझ आ जाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी का जो मुश्किल वक्त है वो कम हो जाता है, बिकॉज यू सडनली बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रेटर सी, अ ग्रेटर ओशन। और अभी आपने जैसे बोला कि आप न्यूयॉर्क में खड़े हो या कहीं भी खड़े हो, ये जो कोविड हुआ, इट यूनाइटेड पीपल लाइक नो वंस बिजनेस, बिकॉज इट डिडंट मैटर कि आप अंबानी हो या आप इमिग्रेंट वर्कर हो फ्रॉम बिहार, इट डिड नॉट मैटर। ये वायरस ने ये नहीं देखा कि आपके बैंक बैलेंस में क्या है, आपका पासपोर्ट क्या है, आप किस घर में रहते हो, किस घर में नहीं रहते हो। ट्रू। तो इट बिकेम अ यूनिफिकेशन कि हम सब इस दौर में हैं। और यही मुझे, दिस इज चेंज्ड माई लाइफ, दिस सेंटिमेंट। आई कैन नॉट ऑलवेज लिव लाइक दिस, आई कैन नॉट ऑलवेज बी एम्पैथेटिक कि सबका ये है। समटाइम्स मैं बहुत सेल्फिश हूँ, समटाइम्स मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। कैरेक्टर्स भी बहुत सेल्फिश हैं क्योंकि हम हैं ऐसे, दिस इज ह्यूमन नेचर, हम हैं ऐसे। एंड दैट मेक्स इट मोर। बट व्हेन यू रिमेंबर कि सब किसी ना किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, आपकी मुश्किलें कम हो जाती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन कम हो जाती हैं। यस, एम्पैथी।
very important emotion, better than guilt. Take guilt away, put empathy there. Home is nothing but two arms holding you tight when you are at your worst. Yes. This line has resonated with बहुत सारे, अभी सुहाना का भी जिन्होंने, सुहाना खान ने अभी मेरी किताब का लॉन्च किया बॉम्बे में जी, मुंबई में, उनकी भी ये फेवरेट लाइन है कि होम इज़ नथिंग बट शी बट इट्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ अस, और आप भी मतलब दिल्ली में कहीं और से आए हैं जी. होम इज़ नथिंग बट पीपल, इमोशन. बट आई विल एड अनदर थिंग फॉर मी पर्सनली. Home for me is a film set. So, I mean, that's what, I mean, no offense to all the people in my उस दर life. से छूटती ही नहीं, जाके देखा ना जाके देख लिया. दिल तो वहीं लगा है. दिल तो वहीं लगा है. एक ताला लगा के चाबी वहीं फेंका है. मैं क्या करें, हजम भी हो गई वो चाबी. मेरे जो संपादक हैं और आपके पिता अरुण पुरी जी, वो एक चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं जब हम लोग स्टोरी भी डिस्कस कर रहे होते हैं, और एक दफ़ा विमेंस डे पर हम उनसे बात कर रहे थे, तब भी ये बात आई कि आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट, ऑन द ग्राउंड. अगर आप वहाँ हैं नहीं तो आप कितना भी डेस्क से फ़ोन कर लें, आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे. एंड एज अ फादर ही सेड कि आई वांटेड टू इंश्योर कि मेरे बच्चों को अलग अलग किस्म के तजुर्बे हों. राइट. अब इस किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ही अलग किस्म के तजुर्बे हैं. जैसे आई वॉज सरप्राइज, मैंने अलग से मार्क कर रखा है कि कहीं ऐसा रिचुअल भी होता है कि बॉडी को दफनाने के लिए लोग उसके बगल में बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं और फिर पैसे देके जा रहे हैं. ये फिलीपींस का आपने एक रिचुअल लिखा है. ये ना मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, छोटा सा आर्टिकल था, आई थिंक इट वाज इन न्यू यॉर्कर या टाइम मैगजीन में. एंड दे राइट ब्यूटीफुली. या दे राइट ब्यूटीफुली. एक छोटा सा आर्टिकल था, वो इमेज गया ही नहीं मेरे मन से. और वो इमेज था ये कि वो डुटेर्टे वॉर्स हो रहे थे, ड्रग वॉर्स हो रहे थे, तो बहुत सारे अनक्लेम बॉडीज़ थे वहाँ पे, कैडावर्स, बिकॉज गरीब देश है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ऑल्सो बहुत रिलीजियस देश है. तो अगर आप प्रॉपर कैथोलिक फ्यूनरल ना दो तो आपकी जो माना जाता है कि आपका सोल भटकते रहेगा. तो और अगर आपको ये अननेम्ड ग्रेव में डाल दें, क्योंकि इतने सारे जो शूटिंग्स हो रहे हैं, ड्रग वॉर्स हो रहे हैं, तो वेरी पॉसिबल कि आप अनक्लेम्ड बॉडी हो सकते हैं. तो जो फैमिलीज़ नहीं चाहते थे कि ये मेरे रिश्तेदार ऐसे भटकें, तो वो जाते थे अंडरटेकर के पास और बोलते थे किसी कोई तरीका दो, या तो हमें किसी तरह ये रिचुअल करवा दो, कैथोलिक रिचुअल विच इज़ एन एक्सपेंसिव रिचुअल. कॉफिन चाहिए, प्रीस्ट चाहिए, सारे सेरेमनीज चाहिए, किसी तरह करवा दो. तो अंडरटेकर केम अप विद अनदर सोल्यूशन कि मैं आपके बॉडीज़ को इंजेक्शन देता हूँ, आप अपने जो पैसे जोड़ो, मैं इंजेक्शन देता हूँ फॉर्माहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का, या जो भी टू मेक श्योर कि ये बॉडी डिके ना हो. और फिर आप किसी ना किसी तरह से जब आप पैसे जोड़ लोगे, मैं आपको पूरा रिचुअल्स के साथ आप. अब ये इमेज गया ही नहीं. आप मतलब इमेजिन करो ये आपके घर के बाहर बॉडी रखी हुई अब है. ये सब नहीं था आर्टिकल में, लेकिन जब मैंने सोचा, इमेजिन किया कि अगर ये जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं डेथ रिचुअल, फ्यूनरल रिचुअल करने के लिए, तो उनके घर कैसे होंगे, बॉडी कहाँ है, क्योंकि वो मॉर्ग में तो नहीं रख रहे हैं, तो बॉडी कहाँ पड़ी होगी, घर के बाहर ही. एंड टू थिंक ऑफ इट, राइट, कहाँ पड़ी होगी, किस हालत में पड़ी होगी, और ये पैसे सडनली कैसे जोड़ रहे हैं. तो फिर आई डिड सम मोर रिसर्च कि पैसे कैसे जोड़ा इसके बाद. तो वो एक इमेज से दूसरी इमेज से दूसरी इमेज, देन इमेजिनेशन, देन आपको अपने कैरेक्टर्स, यू नो देम सो वेल, यू नो हाउ दे लिव, यू नो हाउ देयर हाउस इज, यू नो कैसे उनका नेबरहुड है, who are their friends, who will they do. This is the method writing I'm talking about. So I know my characters super well. Research, imagination, both, hand in hand. नहीं तो उसको आप ऐसे मतलब आप नहीं कर रही, पर ऐसा लग रहा है कि साहब ये कोई गड़बड़ चीज़ है. तो बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप अपने कैरेक्टर्स को यकीनी बनाने, क्योंकि दैट स्टेज विद द रीडर. Yeah. ये 325 पन्ने में है और मुझे वो बहुत कि बगल में बैठ के कार्ड्स खेल रही है, ताकि ये जो हफ्तों से महीनों से एक बॉडी रखी हुई है of your loved one, of your most loved one, और वो वहाँ पे पड़ी हुई है किस हालत में,
ठीक है स्मेल वेल नहीं आ रही होगी क्योंकि आप उसमें इंजेक्शन ठूसे जा रहे हैं, लेकिन पफीनेस तो होगा, उनकी शक्ल कैसी लग रही है, आप रोज़ उनको ये मुझसे सहन नहीं हुआ। तो जो आप प्रोसेस नहीं कर सकते, आप वी आर क्रिएटिव पीपल, हम उसको अपने आर्ट में डालते हैं। ऐसी बेबसी वहाँ भी दिखी जब कोविड के प्रोटोकॉल सिर्फ 6 लोग अलाउ, और दैट मैवरिक जीनियस फ्रेंच फिल्म मेकर, और क्या कमाल का उसका कैरेक्टर है, क्या आई लव हिम। तो जो आप गिल्ट की बात कर रही थी ना, वो सबसे ज्यादा गिल्ट फ्री दिख रहा था। बट ही वाज कोई तो होना चाहिए ना, who we aspire, love him, मतलब उसने बट ही ऑल्सो हैड गिल्ट लिटिल बिट राइट इन द बिगिनिंग। वो जो डिवोर्स के बारे में, उसकी पहले उसका बेटा भी है, स्टेप सन ऑफ नीरा, एरिक एग्जैक्टली। तो यस, क्या बदमाश औरत है, उसके जूते उठा के सिल्क की कालीन की ऐसी तैसी कर देती है, धूर्तता की पराकाष्ठा, दुष्ट। बट मेरे सारे कैरेक्टर्स दुष्ट हैं, because I really believe that we must be, and this is the Victor Hugo quote also, that you must be loved in spite and despite yourself, कि we are what we are। हम कितना मतलब we will try good traits, good qualities, good decisions, we are what we are। I am flawed, I am dusht, I think of the worst things even when I know what the good thing is। क्या करें? My chosen few, my friends, my husband, hopefully my daughter, they still love me in spite of me being this, and vice versa। तो ये जो एक, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में से स्क्रीन प्ले की तरह चल रही थी। आई वाज इमेजिनिंग कि ये चार इतनी डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाली औरतें हैं, है ना। वॉयलेट है, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से दे कम फ्रॉम द माइनॉरिटी, है ना, क्योंकि अभी LGBTQ+ को लेके अभी उतनी स्वीकार्यता नहीं है, तो उसके स्ट्रगल। एंड आई वाज इमेजिनिंग कि हाउ ही मस्ट बी डांसिंग विद हिज मदर, और सामने से उसका फादर आता है, एंड दैट फियर कि सबको बोल रहा है कि साहब अभी ये लोग डिनर के लिए लेट हो रहे हैं, और फिर अंदर जैसे वो बाल्टी फेंकता है, पिटाई करता है, एंड नेक्स्ट डे का एक्सक्यूज़, और उस एक्सक्यूज़ में भी लाइफ एंड ह्यूमर की, कोई बात नहीं, चलो हम बोल देंगे बर्तन ऊपर से गिरे और आज तो फिल्म आने वाली है क्योंकि वैक्सीन लगनी है। और दूसरा जो आपका कैरेक्टर है, दैट फिलिपिनो कैरेक्टर रोजेल, है ना, उसका जो उसने लेन के साथ किया, और फिर उसके साथ द रिवर गर्ल व्हाट शी डिड। फिर आपका जो तीसरा कैरेक्टर है, क्योंकि रशिया और सबके बारे में हमारे बहुत स्टीरियोटाइप्स है ना, प्रोटाइप्स के अच्छा ऐसे ही होंगे, है ना। और चौथा खालिस इंडियन कैरेक्टर, मतलब जिसका ह्यूमर यहाँ तक जाता है कि कॉलर बोन का कैसे इस्तेमाल करना है वंस ही इज गॉन, और विकेटनेस ऐसी जाती है कि अपने they are so in love, right? मतलब उनका, और ये यही पॉइंट है ना कि लव इज जस्ट बिकॉज यू आर सो इन लव। जैसे उनकी मैरिज है, it's a very unique marriage. Oh yes, it's a very real lovers marriage. Keep your marriage alive. Lovers keep your marriage alive. It's a unique marriage. It's a true marriage. वो कुछ नहीं hide कर रहे एक दूसरों से, but it is I hope at least the early readers ने ये सब मुझे बोला है कि उनकी love story is something else, right? So it's a short love story. It's not the main part of the book, but you feel it. You feel that they love each other, because I think this is my point कि when people can love you with all your flaws and you are not hiding them. में उसके कमरे में जाती है when he's not there. When he's not there. Yeah. And that leather chair. This is very, I have to say कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जब अभी तो अर्ली डेज हैं, जब आप जैसे लोग जो किताब पढ़कर और जो किताब इंजेस्ट कर मुझे लाइंस बता रहे हैं, मुझे स्टोरीज़ बता रहे हैं। क्योंकि आर्ट फॉर्म का ये होता है कि आप जो कुछ भी क्रिएट करो, चाहे आप पेंटिंग क्रिएट करो, टीवी प्रोग्राम क्रिएट करो, फिल्म, बुक, आपका जो आपने क्रिएट किया है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब आपने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन द आर्ट इज़ नॉट कंप्लीट जब तक उसका एहसास नहीं होता, जब तक व्यूअर, ऑडियंस, रीडर उसको इंजेस्ट नहीं करता। और वो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है, वो हर एक रीडर का अलग इंटरप्रिटेशन होगा।
अलग कुछ होगा और वो आपके आर्ट को कंप्लीट करता है। And उस चीज़ के ऊपर आपका ज़ीरो कंट्रोल है कि आपको क्या मिला, आप कैसे परसीव क्या। और ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है लोगों की बात सुनकर। अच्छा, तो मैं किताब से अलग भी कुछ, आप लेट हो रही हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ। अच्छा। मैं बस टाइम देख रही थी। हाँ, क्योंकि हमको भी वक्त लगा है इस किताब को पढ़ने में, तो सवाल हैं। तो इससे पहले कि मैं मुंबई वापस लौटूं, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बात करूंगा, उन तजुर्बों के बारे में जो किताब में रिफ्लेक्ट हुए हैं, स्पेशली नीरा के कैरेक्टर में। जो आखिरी में 4 लाइनें हैं जिस पे बात अटक जाती है, क्योंकि सारी लड़ाई उसी चीज़ की थी। The lyrics became clearer as Violet continued. We say felicitation, you are one of us. Done is the mission. After much fuss, you are one of us. That acceptance. तो ये आपने कई जगहों पे महसूस किया है एज एन इंडिविजुअल, पेरिस में, मुंबई में, कि जिसको हम लोग फाइनली आई हैव अराइव्ड बोल देते हैं, वो भी अंततः वही है कि दिस इज़ व्हाट आई एस्पायर्ड, मैं ये होना चाहता था। और शामिल भी कर लिया जाऊं और अपनी सहजता और अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार भी रखूं, कि मैं डियोर के फैशन शो के बारे में भी सुन लूं और एट द सेम टाइम मैं अपना हेडलूम का स्कार्फ भी पहने रहूं, एंड आई एम कंफर्टेबल इन बोथ। यही आपका ललन टॉप है ना? जी, यही बिल्कुल। आपने मुझे समझाया ललन टॉप का मतलब है ना? Being देसी and aspiring for the best. Being देसी एंड एस्पायरिंग। आपको मिला ये, क्योंकि आप भी आउटसाइडर हैं जैसे आपने मुझे अभी बताया, आपको मिला ये कि वी हैव बिकम वन ऑफ दस? हाँ, लेकिन उसमें हमेशा हम लोगों को सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा सा ऐसे सस्पिशन रहता है दोनों साइड से, कि वन ऑफ अस बनने के चक्कर में हम अपने रूटेड होने को तो नहीं भूल गए हैं, कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश पिक्चर तो नहीं हो गए हैं शनेल और वर्साचे के चक्कर में। तो यही बात एग्जैक्ट ये चीज़ है ना कि डजेंट मैटर पेरिस में हो रहा है या बिहार से मुंबई में हो रहा है, ठीक है? ये बात मतलब वो आउटसाइडर जो इमोशन है दैट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है? तो यही चीज़ जो आपने अभी बोला आपको महसूस हुआ, तो बहुत, क्योंकि पेरिस इतनी कूल जगह है, कैपिटल ऑफ शीक, यू नो, सिटी ऑफ लाइट, ऑल दीज थिंग्स। आपका एस्पिरेशन है कि आई वॉन्ट टू फिट इन, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट। मुंबई में भी सेम, आई वॉन्ट टू फिट इन, यू नो, इट्स अ कूल सिटी, आई वॉन्ट टू फिट इन। बट आफ्टर 5-6 years ऑफ मी लिविंग इन पेरिस, अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, ये मैंने किताब लिखी कि इन द स्ट्रगल ऑफ वॉन्टिंग टू फिट इन, व्हाट डज इट फील लाइक, ये वो। लेकिन अब मैं उस दौर पे पहुँच गई हूँ वेयर आई एम एन इंडियन इन पेरिस, ख़त्म, फिनिश्ड, देयर इज़ नथिंग मोर, नथिंग लेस। I don't want to be Parisian. I am an Indian in Paris. Yes, I live in Paris. हाँ, पेरिस मेरा होम है, पेरिस मेरी फैमिली है, my husband is French, चाहे मैं टूटी फूटी फ्रेंच बोलती हूँ, जो भी है, लेकिन I am an Indian in Paris. How conscious you are when you speak in French? Very conscious in Paris. पेरिस से बाहर निकल कर जब मैं फ्रेंच बोलती हूँ तो then I'm very confident, you know. But पेरिस में तो they are, you know, ऐसे। So this, but इसमें एक और उसी लाइन के बाद मुझे अभी याद आया, उसी लाइन के बाद एक हमारी जेनजी कैरेक्टर है दाशा उसमें। Yes. तो ये आई डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज मैं जेनजी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम एन एक्सर। तो और आपने ठीक ठाक मजाक भी उड़ाया, जेनजी एंड व्हाटएवर कम्स आफ्टर दैट, राइट? लेकिन जेनजी का जो सोचने का तरीका है बहुत ही अद्भुत है और इंटरेस्टिंग है। तो जैसे हमने बोला, क्या लाइन है कि whatever something about us, right? After much fuss, you have become one of us, right? After much fuss, you have become one of us. This is a celebration, right? अब जो दाशा है वो उसको ये होता है कि what do you mean one of us? यही तो जड़ है। Us versus them. Us versus them. क्या मतलब become one of us? What makes you think I want to become one of you? What makes you better than me? दिस अस एंड देम, यही तो जड़ है सारी प्रॉब्लम का। तो शी पिक्स अप ऑन दैट। जो आप और मैं जैसे, हम ये सब नहीं पे, वी आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिट इन, बट देयर द जेन ज़ी इज लाइक मोर असर्टिव। फिट इन टू व्हाट, फिट इन टू हु, फिट इन टू, वी डोंट थिंक लाइक दैट, बट इट्स इंटरेस्टिंग। यस, और सबसे इंटरेस्टिंग है जो दाशा का आपने जिक्र किया, जो उसका इंस्टा अकाउंट है
That sums up the book. I Spy Me. कोयलपुरी यही करती हैं क्या? I Spy Me. You know, tell you the truth, जब किसी ने मुझे पूछा आपकी ऑडियंस क्या है इस किताब के लिए, तो सच्चाई है, विदाउट साउंडिंग ईगोइस्टिकल, कि मैं अपने लिए लिखती हूँ. सीरियसली, स्वांता सुखा है जी. मैं अपने लिए लिखती हूँ. मुझे अपने वर्ड्स बहुत पसंद हैं. मैं अपने पुराने आर्टिकल्स जब पढ़ती हूँ या कुछ भी पढ़ती हूँ, मैं अरे तूने तो बड़ा अच्छा लिखा है कोयल, ये कैसे लिखा है, दिस फ्रेज, दिस टर्न ऑफ थिंग, ये रिसर्च, वाह. तो मुझे अपनी अपनी क्रिएशन में बहुत शांति मिलती है, बहुत बहुत मज़ा आता है. What next? अभी मैंने प्ले लिखा है ये किताब ख़त्म करने के बाद, क्योंकि ये पब्लिशिंग वर्ल्ड, लिटरेरी वर्ल्ड बहुत स्लो वर्ल्ड है, तो मैंने तो फटाफट लिख ली. हाँ, मम्मी इज डेड, लॉन्ग लिव मम्मी. मैंने फ्लिप कर दिया. हाँ, वो आपने क्या बोला? मैंने पहले बोल दिया लॉन्ग लिव मम्मी. मम्मी इज डेड, वो कुछ और ही मतलब. बट ये जो प्ले मैंने लिखा है, ये उस चीज़ के बारे में बात करता है कि जो पेरेंट का जो रोल है, इट्स रिलेंटलेस, ये ख़त्म ही नहीं होता. और आप चाहे भी बोलो कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, और आप नहीं कहीं जा सकते. इसको अंडू नहीं कर सकते. इसको अंडू नहीं कर सकते. बाकी कुछ भी अंडू कर सकते. इसको अंडू नहीं कर सकते. बोथ वेज. यस, बोथ वेज, एज अ चाइल्ड एंड एज अ पेरेंट, ये अंडू नहीं हो सकता. बिल्कुल. तो लड़ो झगड़ो हंसो. तो मम्मी इज डेड, लॉन्ग लिव मम्मी. इट्स द सेम थिंग ऑफ जैसे क्वीन मर गई लेकिन लॉन्ग लिव द किंग, बिकॉज the title doesn't go away, you know, someone has to be there. तो ये भी बहुत, it's the same kind of humor, very dark, darker than the book actually. And it's again 4 characters हैं उसमें, for mother 1, mother 2, mother 4, mother 3, mother 4. उनके नाम नहीं है, because you are mummy of, papa of. There is no, you don't have a name. You don't have a existence beyond this. So it is a play. It's a very funny play. और अभी ये पेरिस में मैंने beginning of the year हमारे shows हुए थे. English play है. So for an English play, it was super successful in Paris. We had 3 sold out shows. और अब ये इंडिया आ रहा है. End of September, beginning of October में हमारा इंडिया टूर होगा. 3 सिटी का टूर है. So whoever can, it will be advertised well. Please come and see it. Mummy is dead. Long live mummy. तो ये नेक्स्ट है. उसके बाद आर्चीज आएगी, उसके बाद रजत कपूर की पिक्चर आएगी. So you are back to acting. I am back to my first love. जिसकी चाबी मैंने खोई नहीं है. नहीं, कभी नहीं. अच्छा, ये चूँकि जिक्र आया है, ये मेरा आखिरी सवाल है. ये मुंबई में आपकी किताब का विमोचन हुआ, अनवील की गई, ये किताब रिलीज़ की गई, तो उसमें शाहरुख खान की बेटी और आपकी को स्टार आर्चीज़ में सुहाना भी थी. फिर मैं इंस्टाग्राम देख रहा था तो शाहरुख ने, गौरी ने, सब लोगों ने भी, एंड वो खुद भी बुक लवर हैं, बहुत पढ़ते हैं और हमेशा किताबों के बारे में पूछते रहते हैं. व्हेनेवर यू मीट हिम यू कैन टॉक अबाउट बुक्स. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सुहाना एंड द फैमिली? तो दिस एक्सपीरियंस वाज, देखो मैं किताब लॉन्च कर रही हूँ. आई वांट नंबर्स. आई वाज वेरी ब्लेटेंट अबाउट मैं किनको जानती हूँ जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं जिसके साथ मेरा तालमेल हो सकता है. तो अभी मैंने आर्चीज़ हाल ही में ख़त्म की, तो मैंने बोला चलो सुहाना से पूछते हैं. वो मेरी फ्रेंड भी है अब. जेन जी, करेक्ट, डिफरेंट जनरेशन एट्सेट्रा. इंटरेस्टिंग पर्सन. आई नो शी रीड्स, क्योंकि वो सेट पे बुक लेकर घूमती थी. Like her father. And I enjoy her company. I enjoy her brain. I enjoy her humor. I enjoy her company, and I know she enjoys mine. So I asked her at that point, क्योंकि वो आर्चीज़ के लिए they are all the children जो Gen Z के एक्टर्स हैं उसमें, उनको बहुत अंडर एक्सपोज करके रखा हुआ है. करेक्टली सो, क्योंकि पिक्चर अभी आएगी तो फिर एक्सपोजर मिलेगा. तो शी वॉज लिटिल बिट, शी सेड कोयल यू नो कि मैं तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकती हूँ, आई लव दैट, बट लेट मी थिंक अबाउट दिस. सो आई वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर कि देखो सुहाना, ये लिटरेरी इवेंट है. नो वन हैज़ सीन दैट साइड ऑफ यू दैट वी नो एग्जिस्ट.
नो वन इज सीन दैट साइड ऑफ यू. ठीक है, यू आर फैशन आइकॉन, यू आर अ beauty person, you are a film stars actor, you are an actor, you are all those things. No one knows your brain yet. तो she thought about it. तो उसने बहुत जल्दी हाँ बोला कि हाँ मैं करूँगी तुम्हारे साथ. जब पहली बार हम 2-3 हफ्ते पहले मिले कि प्रेपरेशन करें कि कैसे करेंगे लॉन्च, क्या फ्लो होगा, क्या होगा, आई हैड गॉन विथ फुल, हमारे ईमेल्स कितने आगे पीछे हुए कि मैं सुहाना का हाथ पकड़ के आई विल मेक श्योर कि शी कम्स अक्रॉस वेल, माई बुक कम्स अक्रॉस वेल. जिस दिन हम मिले मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया बिकॉज शी हैड कम विद अ डायरी ऑफ नोट्स. मेरी पूरी किताब आप ही की तरह पूरी फोल्ड हुई हुई थी, स्टिकर्स लगे हुए थे, अंडरलाइन हुई थी. शी हैड हर फेवरेट पार्ट्स. पता चला बाद में कि शी इज़ अ लिटरेचर स्टूडेंट. शी हैड, उसका सबसे फेवरेट चीज़ है टेक्स्ट को एनालाइज करना और ब्रेक डाउन करना इसका. और क्योंकि अभी 8 चीज़ ख़त्म हो चुकी है, दूसरी फिल्मिंग शुरू नहीं हुई, तो उसके पास टाइम भी था. तो व्हेन शी केम, शी हैड कम नॉट ओनली हैविंग लव्ड माई बुक बट हैविंग डन ऑल हर होमवर्क. व्हाट मोर कैन अ राइटर आस्क फॉर? So and she's a friend, you know, so on top of that we get on, we are easy with each other. So for me it was like the universe की मुझे bless कर रही थी. जैसे वो शाहरुख की लाइन ही है, जब आप किसी चीज़ को दिल से मांगते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, है ना? Yes. तो यही हुआ. So it was as you can see. And you loved this line so much कि आपने जो उदयपुर में वेडिंग करवाई उसमें एक नाविक के मुंह से कहलवा भी दिया जो शाहरुख खान को शादी में ले जाता है. Yes. ग्रेट, ऑल द बेस्ट. बहुत मजा आया आपसे बात करके. आपसे भी थैंक यू कि आपने किताब पढ़ी और आपको किताब अच्छी लगी और आपने इतनी डिटेल में मुझसे बात की. थैंक यू. किताब वाला में किताबों पर बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा. इस किताब में बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि ये एक नॉवेल है और अंग्रेज़ी का शब्द स्पॉइलर कि ज़्यादा बता दिया तो भरपूर लुत्फ़ आपको सिर्फ इस वीडियो में ही ना आ जाए. पढ़ें, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ एक आदमी या औरत या जो भी आपका जेंडर हो और उसके हाथ में एक किताब, ये धरती पर उम्मीद से भरी, सबसे ज़्यादा उम्मीद से भरी तस्वीर होती है. इसलिए पढ़ते रहिए और दूसरों से भी पूछते रहिए कि क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप. कमेंट बॉक्स में बताइए क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी. देखते रहिए ललन टॉप.